Namaskar to all my dear students. Welcome back to our own platform. Myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG and CBSE mentor. ये हाल चाल बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? तो हम ऑलरेडी 10 डेज चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 दिन में 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री के मैंने आपको करवा दिए हैं. मेक श्योर करिए कि वो पूरी प्लेलिस्ट आप थियरी के रिविजन के लिए फॉलो करिए और ये टॉप 30 प्रीवियस ईयर्स के सेशंस जो हम कंटिन्यू करेंगे इन ऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि फिजिकल के लिए तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेक श्योर करिए इसे भी फॉलो करें. ये सब करने के बावजूद भी कहीं आपको लैक ऑफ एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें फील होती है और लगता है मुझसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, मैं टाइम टेबल को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे रोज एक एक चैप्टर कराए, 1-to-1 इंटरेक्शन हो, मेरे डाउट सॉल्व कर दे. तो बच्चा इसका भी इंतजाम करके रखा है हमने, और हमने आपके लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली सारे सब्जेक्ट का टुगेदर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ 2500 रुपए में, जो क्लास 24 एप्लीकेशन पर हम ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं. अगर आपको एनरोल करना है शुरुआत से लेकर अंत तक सब डिटेल में एकदम बेहतरीन तरीके से विदाउट डिस्ट्रैक्शन फुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है यार, मिस आउट मत करो. लाइव सेशंस चल रहे हैं तो लाइव आप इंटरेक्शन कर पाओगे, फिर रिकॉर्डिंग्स मिलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है. आपके क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर जाकर जुड़ जाइए, या तो इस हेल्पलाइन नंबर पे, स्क्रीन पर दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट. चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चा लोग हमारे आज के सेशन की. हम शुरू करेंगे एमसीक्यू से. एंड यार यहाँ पर आपको ऑलरेडी सारी चीजें फ्री में हम दे ही रहे हैं. अगर आप ये रिसोर्सेज भी अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. लेकिन हम जानते हैं हर बच्चे की प्रॉब्लम, और आप ही की तरफ से ऐसी सब डिमांड आती है कि मैम कोई क्रैश कोर्स है जिसमें हम एनरोल कर सकते हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना. ये क्रैश कोर्स अभी हाल फिलहाल रनिंग है एंड 30 डेज हार्डली आपके पास टाइम बचा है, कवर कर लीजिए और उसके साथ साथ रिविजन कर लीजिए. करेक्ट बच्चों. तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर. एंड तो सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड आर्गन 3d5 उसका कन्फिग्रेशन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. तो बच्चों 3d5 है एंड जाहिर सी बात है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और दो इलेक्ट्रॉन 4s2 के यहाँ पर आएंगे, यानी कि 3d6 4s2, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर है 26. और ये हम बात कर रहे हैं आयरन की. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन, व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी. किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी. तो बच्चों रेडियस सबका दे रखा है आपको एंड ऑप्शन दिया है Fe, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर. तो बच्चों कॉपर का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कॉपर का मेटालिक रेडियस सबसे ज्यादा है, रेडियस सबसे ज्यादा है तो साइज सबसे बड़ी है, तो मास सबसे ज्यादा होगा, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा है. क्लियर हो गया बच्चा लोग. इसी तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनिक के टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे. तो मेक श्योर करिए आप इस फैमिली का हिस्सा है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये क्वेश्चंस हमारे साथ बैठ के सॉल्व कर पाएं. assertion reasons भी, previous years questions भी, everything I'll be taking up here. Okay. Which of the following statement is not correct? गलत कौन सा statement है. Copper liberate hydrogen from acid. No बेटा, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है. ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि कॉपर इकलौता ऐसा मेटल है जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है बेटा +0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट. हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर पाता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है. ज्यादा रिएक्टिव वाले सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा नेगेटिव में होता है, और यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है. तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है एसिड से, और हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर सकता है. करेक्ट. तो थर्ड का ए ही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं बेटा जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. तो अगर आप फोर्थ ध्यान से देखें तो Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5 एंड V2O4. आपकी एनसीईआरटी को जब प्रॉपरली रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड Cr2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी जो ऑर्डर दिया है किसका ऑर्डर करेक्ट नहीं है ना, नॉट करेक्टली मैच, यानी जो गलत है वो ढूंढना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट, मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, वो मैक्सिमम शो करता है, तो ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है बेटा। उसके बाद इंक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑफ कोर्स Mn की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चों, और क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s1 3d5। करेक्ट। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, यानी 3d5। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालना बहुत ही दिक्कत भरा होगा, इसीलिए क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज से ज़्यादा होगी। सो बच्चों यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर हमने देखा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। एक्सेप्शन में मैंगनीज था। अगर आप आज भी अपना एनसीईआरटी का टेबल देखोगे मेल्टिंग पॉइंट का, जो कि आपके 4th पेज पर है आपकी एनसीईआरटी के, तो आप देखोगे कि मैंगनीज का थोड़ा सा डिप आता है मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ में। तो बच्चों सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही पूछा था आपसे, और इसीलिए वी विल गो विद द नॉट करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। करेक्ट। मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज्यादा किसका होगा, Mn का, विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, और जब वो +3 स्टेट में तो S के 2 निकाले आपने और Mn का D का 1 निकाला, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टिल इट हैज। करेक्ट। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. बट हमें निकालना होता है बेटा सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। करेक्ट। ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में मैंने 10 डेज चैलेंज में पढ़ाए हैं, जरूर देखिएगा। तो बच्चों Cr+3 है। अब पहले ये डिसाइड करो कि क्रोमियम के पास कितने क्रोमियम इन +3 स्टेट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप क्या करोगे, क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 4s1 3d5। +3 स्टेट में है तो ये 0 हो गया, और D में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3d3। अब हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा तो आपकी वैल्यू किसके आसपास आती है, 3.87, यानी कि 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7th पर आ जाइए। आप, आई होप आपको फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल्स टू √n+2 का इस्तेमाल किया जाता है। n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 3 रखिए और फिर म्यू निकाल लीजिए। 7th पे आ जाइए। Transition element shows magnetic movement due to spin and orbital. Which of the following metallic ion have almost spin only magnetic moment? ठीक है, तो किसका सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे जिनका एब्सोल्युटली सेम है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। क्रोमियम +3 स्टेट में हमने अभी देखा 3.87 होता है। अगर Mn+2 स्टेट में है मतलब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका 5.9 के आसपास होगा। क्रोमियम अगर +2 स्टेट में है बेटा तो S का 1 निकाला और D का, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 4.9 के आसपास होगा। और कोबाल्ट आपका एटॉमिक नंबर 27 है। S से 2 निकाले और D से 1 निकाला तो 3d6, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनका भी 4.9 आ जाएगा। करेक्ट। तो 7th का आंसर आपका हो जाएगा A एंड B। करेक्ट, जिनका सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu2 is 3d9 whereas that of Cu1 is 3d10. Which of the following is correct? करेक्ट बेटा। अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो लेट मी टेल यू कि जो कॉपर होता है बच्चों, अगर वो +1 स्टेट में होता है तो वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट में चला जाए, और वो Cu+2 एंड कॉपर इन सॉलिड स्टेट बनाता है। यानी ये कॉपर की टेंडेंसी है कि वो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करके।
करेक्ट। वो +1 स्टेट में कभी भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इनफैक्ट वो +2 और सॉलिड कॉपर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सी स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट भी गलत है, एंड नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट नो, एक स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए 9th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों, दैट इज जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट। करेक्ट बच्चों, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले तो जो लास्ट ऑप्शन है आपका Cu2Cl2 है, ZnF2 है, CuF2 है एंड Ag2SO4 है। चेक आउट देयर वैलेंसी, तो ये आपका +1 स्टेट में होगा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉपर आपका +2 स्टेट में है, यहाँ पर जिंक +2 स्टेट में है, और यहाँ पर बेटा आपका जो कॉपर है वो Cu2Cl2 यानी 1+1 स्टेट में है, करेक्ट। अब देखने वाली बात ये है कि अगर आप इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो D के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिंक के पास +2 में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा जरा इमेजिन करिए। जिंक का कन्फिग्रेशन क्या है, 3D10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन s के निकालोगे तो D तो फुल्ली फिल्ड है, तो ये कलर्ड होने वाला नहीं है। सेम गोज फॉर AgSO4 इन +1 स्टेट, वो भी बच्चों कलर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे पास बचता है कॉपर इन +2 स्टेट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s10, 4s10 लिख दिया, हाँ जी, ये हो गया 3D10 4s1, करेक्ट। तो अगर मैं इसे +2 स्टेट में ले जाती हूँ तो 4s0 3D9 होगा, करेक्ट। और अब इसके पास चांसेस हैं कि ये कलर्ड हो सकता है क्योंकि D का जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सा स्टेटमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए करेक्ट नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, करेक्ट। ऑल आयंस आर कलर्ड, करेक्ट, ओके। सारे आयंस क्या कलर्ड होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, दे एग्जिबिट डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, करेक्ट, दे एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, करेक्ट। ऑल आयंस आर कलर्ड हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 10 प्रश्न समाप्त किए हैं। 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों, जो हमें कहीं ना कहीं लेकर चलता है KMnO4 और K2Cr2O7 के पास। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4, अगर मैं KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लेती हूँ यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलता है जो एक्सप्लोजिव इन नेचर है। ये कौन सा ग्रीन ऑयली कंपाउंड है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है NCERT तो आपको साफ साफ दिखेगा Mn2O7 फॉर्म होता है, ओके। चलिए 12वें प्रश्न पे, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है मेटल आयन के। कौन सा कंपाउंड यहाँ पर कलर्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कलर्ड? तो बच्चों KMnO4 में Mn आपका +7 स्टेट में है और ये कलर्ड है, बट हमेशा याद रखिएगा KMnO4 का कलर हम यूजुअली बोलते हैं कि जो D कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो DD ट्रांजिशन दिखाते हैं, बट KMnO4 DD ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड नहीं है, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होता है। तो इसका रीजन अलग है, नो डाउट इट इज कलर्ड, बट ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ठीक है, उसके अलावा सबका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, टाइटेनियम +4 स्टेट में, ठीक है, तो +4 स्टेट में है तो S के भी 2 इलेक्ट्रॉन गए और D के भी 2 गए, आर्गन 18 वाला कन्फिग्रेशन हो गया, तो ये नहीं दिखाएगा। ये कॉपर इन +1 स्टेट भी नहीं दिखाएगा, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से दिखा रहा है, हमें DD ट्रांजिशन वाला मॉलिक्यूल चाहिए है। खैर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर A और B ऑप्शन दोनों जाएगा। बट मोस्टली जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? DD ट्रांजिशन की, इसीलिए द मोर एक्यूरेट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। When KMnO4 solution is added to oxalic acid, जो आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं बच्चों, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time. तुरंत कलर चेंज दिखाई देता है, पहले डिकलराइज होना बहुत स्लोली पॉसिबल है, बहुत धीरे धीरे होता है,
फिर बाद में थोड़ा फास्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस करने के लिए आपने टेम्परेचर भी थोड़ा रेस किया, आप हीट भी करते हो इस प्रोसेस में। तो बच्चों इसका कारण क्या है, लास्ट में ये क्यों सडनली रेज होता है, क्योंकि यहाँ पर Mn2+ एक खुद ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन। 14th क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कौन सा एलिमेंट खुद ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। तो बच्चों ये +1 से +2 और 0 जा रहा है, तो ये साफ साफ डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ए हो गया। अब बी देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 4 2 -8, तो ये +7 स्टेट में है। 4 2 -8, तो ये +7 स्टेट में है। और 2 2 -4, तो ये बेटा आपका +4 स्टेट में है। ठीक है, सो +7 से +4 तो जा रहा है। 4 2 -8 +7 -8, ये +6 होगा क्योंकि -2 जा रहा है। +6 से +7 जाना ये ऑक्सीडेशन हो गया, और +6 से +4 जाना ये रिडक्शन हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के ही अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन। अगला देखिए, अगर आप चेकआउट करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस, तो फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेटली है। थर्ड एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 2 2 -4, तो ये +4 है, यहाँ पर +7 है, और यहाँ पर भी बेटा 4 2 -8 +2 +6 है। तो +7 से +6 रिडक्शन, एंड +7 से +4 वो भी रिडक्शन, तो ये नहीं होगा। यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर ऑप्शन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट, KMnO4 act as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in acidic medium. हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा, एसिडिक मीडियम में कैसा चलता है KMnO4, या ये ट्रिक याद रख लीजिए। KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तीनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो BAN, ठीक है, बेन यानी बेसिक एसिडिक न्यूट्रल, ठीक है, 1 3 5 होता है। एक सेकेंड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 1 3 5 5 वो एसिडिक मीडियम में है, एंड BNA ये याद रखिए, जैसे DNA होता है वैसे BNA 1 3 5। बेसिक मीडियम में उसका एन फैक्टर 1 से चेंज होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 से, और एसिडिक मीडियम में 5 से चेंज होता है। तो बच्चों 15th का आंसर क्या होगा। अब आपको लगेगा कि 5 तो सबके अंदर है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन यानी बेटा S2- वो कन्वर्ट होता है S में, तो S2- S में कन्वर्ट होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का फेर है, और Mn के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन का फेर था, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 will be the ratio. I hope you are clear. S2- S में कन्वर्ट होता है, एंड आपका KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट होता है। KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट होता है, यानी ये +7 से +2 जाता है, यानी 5 का चेंज, और दूसरे वाले में 2 का चेंज, यानी 2/5। करेक्ट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, KMnO4 act as an oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to. तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि Ki में जो आयोडीन होता है आपका, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है IO3- में। ठीक है, और अगर यही एसिडिक मीडियम होता तो I- I2 में कन्वर्ट होता। तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर आपका मीडियम अल्कलाइन है तो I2 IO3- में कन्वर्ट होता है। यू कैन चेक आउट द रिएक्शंस ऑफ योर NCERT एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following oxidation state is common for all the lanthanoids? तो lanthanoids का सबसे प्यारा फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया। अगला आ जाइए, gadolinium belongs to 4F series, its atomic number is 64. कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है गैडोलीनियम के लिए। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि गैडोलीनियम जब आप बात कर रहे हैं तो ये
4f सीरीज है यानी जेनॉन तो इन्वॉल्व है ही, 4f के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 4f7 5d1 6s2। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको लास्ट में आंसर की भी मिलेगी और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह के, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। Lengthenoid contraction is the accumulation of successive shrinkage. Is it so? Not successive shrinkage, it is shrinkage due to poor shielding effect. There is a decrease in radii of atom or ion as one proceed from lanthanum to lutetium. इसमें आपको incorrect statement find out करना है, ठीक है। As a result, lanthanoid contraction, the property of 4d series of transition element has no similarity with the 5d series. अरे भाई, lengthenoid contraction की वजह से ही उनके बीच में similarities हैं, तो ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत है और इसीलिए ये आपका इसका इन ऑप्शंस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्टिनॉइड एग्जिबिट ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड। ऐसा क्या कारण है इनके पीछे बच्चों? एक्टिनॉइड ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि देयर इज अ मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5s60 और बिटवीन 4f एंड 5f। 4f ऑर्बिटल आर मोर डिफ्यूज। बेटा कभी भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कारण होता है कम एनर्जी डिफरेंस उनके ऑर्बिटल्स के बीच में। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो 5f से भी इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे और 6d से भी इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। तो ये हमने कवर किए हैं 20 MCQs। नाउ हम इस चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस पर भी फोकस करेंगे, करेक्ट। चलिए फटाफट से करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए बच्चों, असर्शन रीजन के क्वेश्चन अटेंड करना थोड़ा टिपिकल होता है और आपने एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू की है मेरे साथ 10 डेज चैलेंज में, तो आपको ये इजी लगेगा। अगर नहीं लगता है, स्टिल आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना और बताना कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है बेटा। इन ट्रांजिशन एलिमेंट NS ऑर्बिटल इज फिल्ड अप फर्स्ट. Afterwards, during ionization, NS electron are lost prior to N-1 d electron. जरा समझो क्या कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर NS ऑर्बिटल को पहले भरा जाता है और उसके बाद D को भरा जाता है, करेक्ट है। मैं अगर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करती हूँ तो आर्गन 18 के बाद पहले मैं S में इलेक्ट्रॉन भरती हूँ और फिर D में जाती हूँ, लेकिन जब निकालना होता है तो पहले मैं S का निकालती हूँ फिर N-1 d इलेक्ट्रॉन पे जाती हूँ। तो असर्शन इज करेक्ट। The effective nuclear charge felt by N-1 d is higher as compared to that of NS electron. Yes, N-1 d इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है बेटा, और इसीलिए इस तरह की चीज़ें होती है। तो असर्शन और रीज़न यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं। जब दोनों करेक्ट होते हैं और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आता है। सेकेंड आ जाइए, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी कैनॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इज इट सो? क्या हम जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते? यस ऑफ कोर्स नहीं मानते। कारण क्या है बेटा? These elements do not belongs to the D block of the periodic table. हाँ देखिए, assertion करेक्ट है, रीजन एकदम ही गलत है और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो जब स्टेटमेंट ही फॉल्स होता है तो बेटा हम कौन सा ऑप्शन लेकर जाते हैं? सी। तो सेकंड का सी आ जाएगा। चलिए थर्ड पे आ जाइए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी वो खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं डेफिनेटली। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स वी कैन से दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म न्यूमरस अलॉय विथ अदर मेटल्स, करेक्ट। रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, वो गलत स्टेटमेंट है। एंड बहुत सारे अलॉय बनाते हैं, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रीजन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आएगा आपका। फोर्थ पे आ जाइए, अमंग Cu2+ एंड Cu द मोर स्टेबल आयन है Cu2+। ये हम एब्सोल्युटली प्रूव कर चुके हैं कि Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट।
For determination of stability of ion, its electrode potential is a more important factor than its electronic configuration. Correct बेटा? देखो, assertion correct है, reason बेटा आपका correct है, ठीक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट ये एग्जैक्ट कारण नहीं है Cu2+ की ज्यादा स्टेबिलिटी का। एग्जैक्ट कारण है हायर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो नो डाउट जो आपकी स्टेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड ना करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है। रीजन स्टेटमेंट सही है, बट वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी हायर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होती है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। फिफ्थ पर आ जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। लवली, यस बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों बातें सही है, दोनों एक असर्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका भी फिफ्थ का भी ऑप्शन हो जाएगा बी। अब सिक्स पर आ जाते हैं, अ सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड ऑन स्टैंडिंग gives a brown precipitate. Reason is FeCl3 possess covalent bond and chlorine bridge structure. तो बेटा solution of ferric chloride on standing give brown precipitate, ये तो सही है। उसका कारण ये है कि Fe अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है +2 से +3, +3 से +2, ये ट्रांजिशन की वजह से कलर चेंज होता है ग्रीन से ब्राउन, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि उनके बीच में क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, वो भी बात सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा करेक्ट। अब सेवेंथ पे चलते हैं, मेंबर ऑफ 4d 5d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। करेक्ट है, 4d एंड 5d सीरीज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर साइज शो करते हैं, बट क्या मेरे रीजन में ये रीजन दिया हुआ है? Atomic and ionic radii for transition element are smaller than their corresponding s block element. अच्छा भाई, रीजन का जो स्टेटमेंट है बेटा करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है असर्शन से, बोथ आर असर्शन हियर, सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस केस। आठवें प्रश्न पर आ जाइए, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by actinoid is +2. Reason, all actinoid possess 2 electron in 7s subshell बेटा। पहले तो ध्यान से देखिए, एक्टिनॉइड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन नहीं होता है, लेंथेनॉइड्स का होता है +3, एक्टिनॉइड्स भी मोस्टली +3 में ही एग्जिस्ट करते हैं, नॉट इन +2, तो दैट इज नॉट देयर फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट। All actinoids possess 2 electron in 7s subshell. ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेकआउट करिए, आपको दिखेगा कि हर एक्टिनॉइड के 7s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है, यानी डी ऑप्शन आएगा 8th के लिए। 9th पर आ जाइए, Ce+4 is used as an oxidizing agent in volumetric analysis. Ce+4 has the tendency of attaining +3 oxidation state. देखो बेटा, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं, क्योंकि हर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो +4 में भी स्टेबल है और +4 से +3 जा सकता है, इसीलिए उसे कॉमन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इजीली रिड्यूस होता है, उसे इजीली रिड्यूस हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो +4 से +3 में जाता है तो गेन करके स्टेबल हो जाता है, सो दैट इज द रीजन। सो 9th का ए इज द करेक्ट वन। 10th असर्शन रीजन पे आते हैं, द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन एक्टिनॉइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, और यहाँ पर आपको उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +2, +3 एंड प्लस दिया है, एंड द रीजन गिवन इज actinoid form complexes with pi bonding ligands such as alkyl phosphine and thioether। बच्चों देखो, असर्शन स्टेटमेंट एक्टिनॉइड्स का इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है, ये एक स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी में, सो दैट इज करेक्ट, बट रीजन इज एब्सोल्युटली
we can say not the correct explanation of assertion, है ना, जो आखिरी रीजन दिया है, नो डाउट वो अल्काइल फास्फीन एंड थायोईथर बनाता है, बट यहाँ पे उसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो इस तरीके से हमने ऑल टुगेदर 10 MCQs एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजंस वी हैव कवर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे 30 क्वेश्चन तो कवर हो ही गए बच्चों. अब चलिए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से अच्छा है कि मैं आपको करवा दूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप पे आते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाइए. 2 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं CBSE एग्जामिनेशन में और आपको उन्हें किस तरीके से आंसर करना है. ठीक है, ये सेट नंबर भी यहाँ पर मेंशन्ड है. सो डेटा दिया है आपको और जस्टिफाई करना है कि आपने ये रीजन क्यों दिया. Which is a stronger reducing agent in aqueous medium? Reducing agent कौन होता है बेटा? जो easily oxidize हो जाए. ठीक है, reducing agent वो होता है जो easily oxidize हो जाए. अब जरा ध्यान से देखिए, chromium in +2 and Fe in +2 state. chromium in +2 and Fe in +2 state. हमेशा ये याद रखिए कि easily reduce वो होगा, easily reduce वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा. easily oxidize वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा. ठीक है, अब इसमें Fe और Cr में से रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका दिख रहा है आपको? क्रोमियम का. ठीक है, तो क्रोमियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है तो वो ज्यादा कम है. अब ज्यादा कम है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा और वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो Cr2+ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है इस वजह से. चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई? +2 स्टेट में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? +2 स्टेट में जाने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आप यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज, तो जिसका हाईएस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा? इजीली ऑक्सीडाइज होगा. और जो इजीली ऑक्सीडाइज होता है बच्चों वही Mn से +2 स्टेट में जाएगा, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इस वजह से जा रहा है. सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वो इजीली रिड्यूस होगा, जो इजीली रिड्यूस होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड वाइस वर्सा वो क्या होगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. जो इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इस कॉन्सेप्ट से, माइंडसेट से चलोगे तो सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग आयन Mn3+, V3+, Cr3+ and Ti4+, you are allotted with the atomic numbers. Which ion is most stable in aqueous solution? ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या करोगे? आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में Mn अगर +3 स्टेट में गया तो S के 2 लूज करेगा और D का 1, यानी Mn का 3D4 कन्फिग्रेशन होगा. वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी 3D3 4s2, 2 के 2 लूज करेगा और एक D का, यानी कि इसका 3D2 कन्फिग्रेशन होगा. क्रोमियम 24 है. ठीक है बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक S के लूज करेगा. ठीक है, और 5 है, एक S का लूज किया और उसके पास 5 D के हैं तो 2 D के लूज किए, यानी इसके पास 3D3 कन्फिग्रेशन हुई. ठीक है बेटा, अब 3D3 कन्फिग्रेशन तो आपने पढ़ा हुआ है कि D ऑर्बिटल T2G एंड EG में स्प्लिट होता है, तो इसके पास T2G3 हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होगी, इसीलिए क्रोमियम हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा. ठीक है, गॉट इट. अब आगे बढ़ते हैं. विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रेडिली क्या होगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा. रेडिली रिड्यूस होने का मतलब है वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले. अब बताइए कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो हाफ फिल्ड हो जाए. ऐसा देखो कि ऑलरेडी पहले इनके कन्फिग्रेशन लिख लो और फिर देखो कि कौन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बच्चों हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा Mn3+, है ना.
Mn अगर +3 से +2 में जाता है तो वो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन दिखाता है, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, विच आयन इज कलरलेस। तो इसमें से कलरलेस कौन होगा? जिसके पास d ऑर्बिटल या तो पूरा खाली होगा या तो पूरा भरा होगा। तो आप करके देखिए, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम है आपका +4 स्टेट में और ऐसे 22 एटॉमिक नंबर, तो s के 2 निकाले आपने और d के 2 निकाल दिए, खत्म। तो बेचारा कलर ही नहीं दिखा पाएगा, तो यहाँ पर टाइटेनियम इन +4 स्टेट आएगा। किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Mn3+ के पास बेटा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। E0 वैल्यू Mn की, निकल की एंड जिंक की मोर नेगेटिव है एक्सपेक्टेड कंपैरिजन में। मतलब अगर आप E0 वाला ट्रेंड देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में तो इन तीनों का बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। उसका कारण क्या है? तो नेगेटिव E0 वैल्यू Mn2+ एंड Zn2+ आर रिलेटेड टू देयर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन। ये E0 रिडक्शन पोटेंशियल किस चीज का है? यानी कि अगर आपका मेटल M2+ से M स्टेट में जा रहा है तो बेटा Mn2+ और Zn2+ हाफ फिल्ड स्टेट में ऑलरेडी हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो वो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली कंडीशन में जल्दी जाते नहीं हैं। लेकिन निकल का जो E0 वैल्यू है ये ज़्यादा हाई क्यों है? क्योंकि इसकी हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है। हाँ, ये एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा होगा, उन्हीं बच्चों को पता होगा कि भाई Ni2+ के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी हाई नेगेटिव E0 वैल्यू है, तो उसका नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। और Mn2+ और Zn2+ का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, क्योंकि हाफ फील्ड से वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ऑलरेडी, तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। TiH2O3+ is colored while SeH2O is colorless। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर जो टाइटेनियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर, और इसीलिए उसका dd ट्रांजिशन कर पाना पॉसिबल है, जो कि आपको Se में देखने को नहीं मिलेगा। Sc के अंदर क्या हो रहा है बेटा? +3 के पास देयर इज नो d इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके पास d इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो dd ट्रांजिशन करेगा कैसे? क्लियर हो गया ना? चलिए सेम चीज यहाँ पर भी है। इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, स्कैंडियम इन +3 स्टेट एंड टाइटेनियम इन +3 स्टेट। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर +3 अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इजीली। Mn बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेशन इसलिए कर पाता है क्योंकि Mn3+ खुद में लेस स्टेबल है। उसके पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो +2 में चला जाए या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, +4, +5, +6, +7। +3 में बहुत अनस्टेबल होता है, +2 में जाएगा तो हाफ फिल्ड डी कन्फिग्रेशन मिल जाएगी उसे, ठीक है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। एंड Mn3+ इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। गॉट इट? +2 स्टेट में देखो Mn3+ है, यानी कि उसका कन्फिग्रेशन है 4s0 3d4, एक गेन कर लेगा यार तो 3d5 हो जाएगा, इसलिए +2 इसके लिए स्टेबल है। कोबाल्ट +2 इज इजीली ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। देखिए बच्चों, मैं आपको आंसर भी इसलिए प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हर क्वेश्चन को आपको किस तरीके से आंसर करना है, ठीक है। कोबाल्ट इन +2 स्टेट इज इजीली ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब देखो बेटा, कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3d7 4s0 है, यानी कुल मिलाकर इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल पेयर अप हो जाएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद जो तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा और उसे लूज करना इजीली पॉसिबल होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जो आपको मेंशन करने हैं कि 3d7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा
तो 2 को तो पेयर कर देगा, 1 रह जाएगा, एक हायर एनर्जी पे मूव करेगा और उसको निकालना आसान होगा, ठीक है, इसीलिए वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, हर चीज का कारण होता है। अगले पे आ जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी हो सकता है अगर रिएक्शंस के साथ पूछे तो, ध्यान से देखिएगा। 2019 अभी रिसेंटली ही पूछा गया है। FeCr2O4 जो कि क्रोमाइट ओर है, इसे Na2CO3 और हवा की प्रेजेंस में फ्यूज करते हैं तो एक येलो कंपाउंड A बनता है। तो ये बेटा प्रेपरेशन से रिलेटेड है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो है सोडियम क्रोमेट। FeCr2O4 Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके Na2CrO4 बनाता है। यही Na2CrO4 का जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं यानी H+ से ट्रीट करते हैं तो वो डाइक्रोमेट बनाता है। जब इस B कंपाउंड को हम KCl से ट्रीट करते हैं तो ये ऑरेंज कंपाउंड C यानी K2Cr2O7 बनाता है। An acidic solution of compound C oxidizes Na2SO3 to Na2SO4। तो हमें ये सारे आइडेंटिफाई करने थे, इनके रिएक्शंस भी लिखने को आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रिपरेशन की। 4 स्टेप की रिएक्शन और ये चारों कंपाउंड 5 मार्क में आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। Now next, complete the following chemical reactions and equations। ये CBSE दिल्ली के पेपर में आ चुका है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है वो CO2 में कन्वर्ट होता है और MnO4- बेटा एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है। अगर हमें इतना पता है तो हम रिएक्शन को आराम से लिख सकते हैं। कैसे? ये +7 से +2 में आया, इधर 5 इलेक्ट्रॉन कम है, करेक्ट, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। वहीं पर जब हम ऑक्सीलेट की रिएक्शन लिखते हैं, ये देखिए ये लिखा है ना यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कम है, +2 और ये +7। बस आपको ये ध्यान रखना है कि C2O4 2- CO2 में कन्वर्ट होता है, S2O3 2- SO4 2- में होता है, Sn2+ Sn4+ में होता है, I- I2 में कन्वर्ट होता है, S2- S में कन्वर्ट होता है। इतना याद रखते हो तो फिर आपके लिए रिएक्शन याद रखना आसान होता है, क्योंकि फिर आपको क्या लिखना है, Mn4 से +2 गया, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो यहाँ आपने 5 इलेक्ट्रॉन लिखा। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हो। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इधर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H+ का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 2 8, तो यहाँ पर 8H+ ले लिया। अब ऑक्सीलेट पे आते हैं। C2O4 2- है, ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस के दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा। अब दोनों को हमने बैलेंस करने के लिए दोनों इक्वेशन को 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। अगर लॉजिकली रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आप जानते हैं तो आपको इसे बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं तो ये बच्चों +6 से +3 स्टेट में जाता है। +6 से +3 स्टेट में जाता है तो ओवरऑल यहाँ पर 12 +12 और यहाँ पर +6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इधर कम है, तो आपने लिख दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया तो 7H2O और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 7 2 14, तो 14H+, करेक्ट, एकदम परफेक्ट। हमें पता है कि Fe+2 से +3 स्टेट में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली नेट इक्वेशन लिख दी। एक बार भी जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे आपने लिख के कोशिश कर ली, आपको DNF ब्लॉक कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर MnO4- है, S2O3 2- है एंड वाटर है बच्चों। MnO4- एसिडिक मीडियम तो नहीं है बच्चों, यहाँ पर आप ले रहे हैं अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में MnO2 फॉर्म करता है, करेक्ट, और S2O3 2- फॉर्म करता है SO4 2-। बाकी आपको बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था DNA जैसे होता है वैसे आपको याद रखना है BNA 135।
एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1 KMnO4 के लिए। तो यहाँ पर +4 है और यहाँ पर बच्चों +7 है। +7 से +4 यानी 3 का चेंज हो रहा है, न्यूट्रल मीडियम का रिएक्शन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने लिखा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, तो अल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग कैसे की जाती है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है बेटा तो देखिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम OH- का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं। एक बार चार्ज बैलेंस कर लिया आपने, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर बच्चों 8- इस तरफ चार्ज है, ठीक है, 8- चार्ज है। लास्टली आई वुड लव टू शो यू, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप पहले ये याद रखिए, H2O3 2-, SO4 2- में कन्वर्ट होता है। अगला जो रिएक्शन है Cr2O7 2-, ये अगेन 4 + 6 से +3 जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पे +12 है और यहाँ पर +6 है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिया। 7H2O 7 2 14H+, Sn2+ Sn4+, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 3Sn2+, 3Sn4+, ठीक है, और ये 3 2 6 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बाकी एज इट इज आप पुट कर दीजिए, कभी भी आपकी गलतियां इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होंगी। देखिए फिर से ये रिएक्शंस आए ही आए हैं, कई बार आए हैं बेटा, और इसीलिए बार बार बोल रही हूँ मैं आपको कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या किस में कन्वर्ट होता है। I- बेटा किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। MnO4- किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में। बाकी आपको पता है एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है, तो Mn4- है और ये +2 है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो I- है I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 2 से 0, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से और Mn वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा एंड हाइड्रोजन, तो फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन, गॉट इट। Na2Cr2O7 and KCl, K2Cr2O7 and NaCl, गॉट इट। तो ये रिएक्शन तो प्रिपरेशन वाली ही है, तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं। अगेन देखिए, transition metal act as a catalyst because they can change their oxidation state. How Fe2+ catalyze reaction between iodide and परसल्फेट आयन। तो ये आयोडाइड है, परसल्फेट है, Fe+3 है। I- को ये I2 में कन्वर्ट करता है और H2O8 2- को SO4 2- में। एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, Fe+3 से +2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा, यानी खुद वो रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। वैसे ही Fe2+ H2O8 2- को कन्वर्ट कर रहा है Fe3+ में। तो ये रिएक्शंस आप लिख कर समझदारी से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली होगा। रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के लिए, जो आए भी हैं CBSE और दिल्ली के पेपर में। Mn2+ much more resistant than Fe2+ towards oxidation, ऐसा क्या कारण है? तो बेटा Mn2+ ऑक्सीडेशन करने वाले स्टेट में है क्या, वो +2 स्टेट में है, यानी अब हम उसे +3 स्टेट में भेजना चाहते हैं, तो वो +3 स्टेट में कौन सी कन्फिग्रेशन में चला जाएगा, D4, जो कि लेस स्टेबल है, और +2 स्टेट में वो D5 में, तो ऑब्वियसली मोर स्टेबल है, तो वो नहीं ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। वहीं पर Fe+3 D5 स्टेट में ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो +2 में नहीं जाना चाहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, सब कुछ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड के आसपास ही घूम रहा है। अमंग lanthanolids, Ln+3 compound are predominant. Occasionally in solution or in solid compound, +2 और +4 आयंस भी ऑब्टेन हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि क्योंकि हम एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स के अंदर F इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो कई बार F0 और F7 हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या फिर नॉट फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगरेशन जनरेट होती है, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है
+2 और +4 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी होने का कारण वही है कि भाई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड f ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे हैं, इसीलिए ये +2 +4 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अगेन इंपॉर्टेंट, CBSE 2019-2012 actinoid exhibit much larger number of oxidation state than lanthanoids। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके 5f 6d और 7s सबशेल के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, there is hardly any increase in atomic size in a series of transition elements। इसका कारण क्या है बेटा? Increased shielding of electron in d orbital in penultimate shells। ये रीजंस आपको लिखने हैं, आने चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग CBSE पटना के पेपर में आया हुआ है, Why is E0 वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव? उसका कारण ये है कि कॉपर की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी लो है। तो हाई एनर्जी चाहिए होता है कॉपर को +2 स्टेट में भेजने के लिए, और वो हम उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं कर पाते, इसीलिए उसकी वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव होती है। इसी लैंग्वेज में अगर आप ये आंसर लिखते हैं आप फुल मार्क्स लेकर जाएंगे। Mn2+ वैल्यू नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर मेटल, क्योंकि वो +2 स्टेट में बेटा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। गॉट इट? ठीक है, द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन टू यू। कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव वैल्यू। अभी आपने देख लिया कितनी बार ये आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, एंथैल्पी सबका सम कर दो तो कॉपर को +2 स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 स्टेट एंड वाई? पहले तो वो +2 स्टेट में और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। रेडिली ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है। ऐसा कौन है? तो बच्चों क्रोमियम। आपको पहले इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी। क्रोमियम का +2 स्टेट में 3d4 कन्फिग्रेशन होता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो +3 स्टेट में जाता है, और हम देख चुके हैं कि क्रोमियम अगर +3 स्टेट में है तो उसका T2G लेवल है ना, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन देता है। जिंक के सॉल्ट कलरलेस क्यों होते हैं? रीजन सिंपल है, उसके पास पूरा फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है, इस वजह से। गॉट इट बच्चों? अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं जो कि CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। Mn2+ Mn, Mn3+ 2+, E0 वैल्यू इज गिवन। आपको इस डेटा से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिडिक सोल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3+ एंड Mn2+। हमें इस डेटा को इंटरप्रेट करना है। मैंने आपको सिखाया है हाई रिडक्शन पोटेंशियल यानी वो इजीली रिड्यूस होगा, और लो रिडक्शन पोटेंशियल यानी वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। लो रिडक्शन पोटेंशियल यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव, और हाई रिडक्शन पोटेंशियल यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडाइज होना यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना, और रिड्यूस होना यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होना। तो ये बातें हैं। अब देखो, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर इज द रिडक्शन। अब अगर मैं सारी पॉजिटिव वैल्यू कंपेयर करूं तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उसके अलावा सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि Mn+3 से +2 जाएगा तो वो रिड्यूस होना प्रेफर करेगा, क्योंकि Mn+3 स्टेट में लीस्ट स्टेबल है। +2 में जाएगा तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। वो +3 से +2 में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम की वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखेगी, -0.9 वोल्ट। उसका कारण ये है कि क्रोमियम +3 स्टेट में सबसे ज़्यादा ऑलरेडी स्टेबल है, वो इनफैक्ट +2 से +3 जाना चाहेगा।
ठीक है। Fe का पॉजिटिव वैल्यू है बट छोटा है, Fe3+ इज मोर स्टेबल एंड Mn3+, लेकिन Cr3+ लेस स्टेबल है। ये ओवरऑल हमारा कंक्लूजन निकला। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ease with which iron can be oxidized, similar process for either chromium and Mn metal. Lower is the reduction। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट मैं समझा चुकी हूँ, सेम चीजों को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है। आपका दिमाग चलना चाहिए कि सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के अलग अलग क्वेश्चन को या तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में ट्विस्ट कर रहे हैं, हाफ फिल्ड बन रहा है, कहीं फुल्ली फिल्ड बन रहा है, कहीं T2G हाफ फिल्ड बन रहा है, कहीं पे जिंक कंप्लीटली एम्प्टी हो रहा है तो कलरलेस हो जा रहा है, या फिर फुल्ली फिल्ड है, या फिर F का हाफ कॉन्फ़िगरेशन या F का फुल्ली फिल्ड। सबके रीजन इसी के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.2 आ रहा है, तो 2.2 आने का मतलब है बेटा कि उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दैट्स इट, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वो तो देख के ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा, तो Eu+2 किस में जाएगा बेटा, Eu+3 में। +3 उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड का, इसीलिए वो +3 में जाना चाहता है, बात खत्म। आपने सीखा ना कि लैंथेनॉइड का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट चेंजेस टू येलो इन अल्कलाइन मीडियम। हाँ, ये जो ऑरेंज कलर है अल्कली से ट्रीट करोगे तो येलो, और येलो को अगर एसिड से ट्रीट करोगे तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिएक्शन लिखना है उसका, दैट्स इट। नेक्स्ट, E0 वैल्यू फॉर ट्रांजिशन मेटल शो इरेग्युलर वेरिएशन। क्यों E0 वैल्यू इरेग्युलर वेरिएशन दिखाती है, क्योंकि बेटा E0 वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ सब्लिमेशन एंथैल्पी पे भी E0 वैल्यू डिपेंड करती है, जो किसी की कम तो किसी की ज्यादा होती है, ठीक है। तो इन सब कारणों के कारण सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी E0 वैल्यू डिटरमाइन नहीं करती, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये नहीं लिखा मैंने, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो हमें लगता है कि सिर्फ हम आयनाइजेशन एंथैल्पी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना बाबा, ये तीनों फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है और इसीलिए ये इरेग्युलर ट्रेंड्स दिखाते हैं आपको, ठीक है। गॉट इट। फिर से बच्चों कंप्लीट द रिएक्शंस आ चुके हैं जो हम लगातार कर रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ये सारे रिएक्शंस एक जगह पर लिख सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस हम अभी कर चुके हैं, तो अभी हम फोकस करेंगे ABC टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। NCERT एग्जाम्पलर का है तो डेफिनेटली आ सकता है। ब्राउन कलर का मैंगनीज A है, HCl से रिएक्ट करने पर गैस B देता है, तो ब्राउन कलर का कौन होता है बेटा, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड। HCl से ट्रीट करने पर B गैस देता है और वो गैस है बच्चों क्लोरीन। ये देखिए रिएक्शन, गॉट इट। When it react with ammonia, this chlorine when react with ammonia, ये बनाता है एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड दैट इज NCl3 and HCl। फिनिश, गॉट इट, ये भी क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए, KMnO4 on reduction yield either a colorless solution of brown precipitate or green solution depending upon pH। तो देखिए, अगर pH उसका एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है MnO4- Mn2+ में जाता है और वहां पर वो कलरलेस कन्वर्ट होता है। अल्कलाइन मीडियम में MnO4- MnO4 2- में कन्वर्ट होता है और वो ग्रीन कलर देता है। न्यूट्रल मीडियम में MnO4- MnO2 में कन्वर्ट होता है और वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। गेटिंग इट। चलिए, अब आखिरी प्रश्न आज के सेशन का हम लेने जा रहे हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द highest fluoride of Mn in Mn+4 whereas the highest oxidation, मतलब फ्लोराइड में वो +4 हाईएस्ट दिखाता है और ऑक्साइड में +7, यहाँ पर +7 है और यहाँ पर +4 है। ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है
कि जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है मैग्नीज को विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बेटा, फ्लोरीन नहीं कर पाता। यूजुअली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होते हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। उसमें भी ऑक्सीजन प्रायोरिटाइज इसलिए होता है क्योंकि वो क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि बेटा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और दे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से उनके पास नए नए पाथ होते हैं, कभी कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला, हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला, सो दे हैव सेवरल पाथ्स। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को होने के लिए। फिर है बेटा आपका MnO4 2 माइनस H+, यानी कि ये मैंगनेट आयन है, एसिड से ट्रीट करोगे तो पर मैंगनेट में कन्वर्ट होते हैं और ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, तो उस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये सेशंस में बहुत मज़ा आया होगा बच्चा लोग, एंड इसी तरीके से आप लगातार हमारी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप एकदम प्रो हो जाने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर करिए प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर करना ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इन सेशंस के पीछे और मैं चाहती हूँ कि बच्चों तक पहुँचे, ये फ्री कंटेंट आप तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे। ये क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट वाज इट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला जो सेशन होगा वो होगा टॉप 30 PYQs of course coordination compound, assertion, PYQs, 3 mark question, 2 mark question, everything we are covering। और आप जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े हो वो भी फॉलो कर लेना बेटा। टॉप 30 वाली सीरीज मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है बेटा, अभी भी टाइम है, जुड़ जाओ। नहीं हो रहा खुद से, इट्स ओके, सीक द हेल्प ऑफ योर टीचर, टाइम बहुत कम है, गो अहेड विथ इट। करेक्ट, क्लास 24 का एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, सो डू गो अहेड। एंड एक और अच्छी बात बताऊं, ये जो सीरीज है ना, ये जेई और नीट वाला बच्चा भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट की इतनी क्लैरिटी दी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आप बहुत सारे MCQs बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बच्चों।